होगा किसी को मालूम नहीं है। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, किसको कहाँ पर क्या काम देना है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो नेतृत्व अच्छी तरह जानते हैं। तो जिसका जहाँ उपयोग लेना है उसका वो हमें समय समय पर हम लोग उपयोग करते रहते हैं। कब जिलाध्यक्ष बदलेगा, कब ब्लॉक अध्यक्ष बदलेगा, कब कौन कहाँ का क्या काम करेगा, इस सब का निर्णय चाहे कोई व्यक्ति हो, सरकार या संगठन में हो, उसका अंतिम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती आई है, लेती रहेगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा से मैं निभा रहा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम को। इस 6 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ कांग्रेस पार्टी की आई हैं, जब मात्र हमारे 21 विधायक रह गए थे, 21 से लेकर आज सत्ता में हम लोग बैठे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने उपचुनाव विधानसभा का हो, उपचुनाव लोकसभा का हो, आम चुनाव हो, कोई कसर नहीं छोड़ी, नगर पालिका के चुनाव हो, हर जगह अपना झंडा परचम फहराया है। उन्हीं के खून पसीने की बदौलत आज हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लायक बने हैं। इस बात का स्मरण हम सबको 24 घंटे रहना चाहिए और 7 करोड़ राजस्थानी जनता चाहती है कि जिन उम्मीदों के साथ हमको सरकार में सत्ता की चाबी दी थी उसका हम निर्वहन करें और लोगों के समक्ष वो शासन दें जिसकी उम्मीद जनता हमसे करती है। ब्लॉक पर भी होंगी, प्रदेश में भी होंगी, लेकिन आप जानते हैं कभी चुनाव का दौर रहा, फिर कोरोना आ गया, लेकिन सोनिया गांधी जी ने एक बनाई है कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से तमाम नियुक्तियां भी होंगी, जिनको जो जिम्मेदारी देनी है उसका काम भी होगा और प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं जिसको सरकार संगठन मिलकर आगे गति देगी उसका पूरा संचालन करने के लिए ये बनाई इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें सत्ता के लोग भी हों, सरकार के लोग भी हों और मिलकर जो प्रदेश की जनता के हित में सबसे उचित कदम है उसको हम लोग उठाएं। चाहे नियुक्तियां हों, चाहे फेरबदल हो, चाहे बदलाव करने की स्थिति हो, वो सब निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से लिए जाएंगे और बहुत जल्द मैं समझता हूँ उस मीटिंग को हम बुलाकर आगे कदम उठाने के लिए उनको उचित पद मिले। उन्होंने जो कड़ी मेहनत करी है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर धरने दिए, प्रदर्शन किया, घेराव किया, रैलियां करी, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, मतलब जिन्होंने रगड़ाई खाई है, उन लोगों की मान सम्मान की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और चाहे कुछ हो जाए लेकिन उन लोगों के प्रतिष्ठा पर मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मेरे सब कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर इस पार्टी को सत्ता में हम लोग लेकर आए हैं, उसका पूरा मान सम्मान चाहे नियुक्ति के माध्यम से हो, चाहे पार्टी या सरकार में भागीदारी के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। क्या सवाल है? यही कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ होने वाला है बहुत बड़ा, ये सर आप अच्छी तरह समझते हैं? मैं सब समझ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। 1.5 साल पहले हमारी सरकार बनी है और हम पूरी शिद्दत से जनता की सेवा करने में लगे हैं। जिन महकमे की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है उसमें कोई कमी नहीं है। आज राजस्थान में 50 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं नरेगा के माध्यम से, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी, तब आज परिणाम आया है। 10 लाख प्रवासी जो बाहर से वापस राजस्थान आए हैं उनको हम नौकरी दे रहे हैं, जॉब कार्ड दे रहे हैं। पूरे देश में सबसे अव्वल आज राजस्थान है नरेगा में। तो ये हम सब जो हमारे अधिकारी हैं, मंत्रालय के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से हम लोग कर पाए हैं। इसलिए अपनी निष्ठा से अपने पूरी कार्रवाई जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, अब 1.5 साल में विपक्ष ने कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं है कि जनता को लगे कि राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। इसलिए हम लोगों पे आरोप अगर लगाते हैं तो मैं समझता हूँ उसका हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। सर पिछले 15 दिन से आज संजय गांधी जी की पुण्यतिथि है और हम सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में कुछ ऐसी सोच सामने रखी थी देश के, जिसका आज हम अगर उसका स्मरण करते हैं तो काफ़ी लाभदायक था और एक नई ऊर्जा कांग्रेस को उस समय उन्होंने दी। उस कठिन काल में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए और 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की लहर आई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम सब ने मिलकर उनको याद किया, स्मरण किया और अपनी श्रद्धांजलि उनको दी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, ये मैंने पहली बार सुना है कि कोई दल विपक्ष के आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अपनी पार्टी को कोई प्रलोभन देने की क्या ज़रूरत है। हमारी पार्टी के जो विधायक थे, जो सहयोगी विधायक थे, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे अन्य दल के हों, उन सब ने जो पूर्वानुमान था, जो संख्या बल था, एक एक वोट वहाँ पर पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को मिला है।
और जो हमने आंकलन किया था, जो मैंने चुनाव से पहले आप लोगों को दावा किया था, वो सही निकला। इसका मतलब ये है कि जितनी बातें कही गई सब निराधार थी, चाहे किसी ने कहीं से भी बोली हो। संख्या बल जो था 100% उसी प्रकार का वोट पड़ा और संख्या बल के आधार पर प्रचंड बहुमत लेकर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी राज्यसभा के सांसद बने। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान जो भी कुछ कहा गया, कहलवाया गया आदि, उसका कोई औचित्य नहीं था। और जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई सच्चाई नहीं है और कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में हुआ है। का कि सितंबर के महीने तक फ्री राशन लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। जब हमारे भंडार भरे हुए हैं, हमारे गोदाम भरे हुए हैं, तो क्या कारण है कि हम लोग आज कंजूसी कर रहे हैं और उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो सबसे गरीब है, वंचित हैं। उन लोगों को 3 महीने तक का फ्री राशन उपलब्ध कराएं, इस बात को सोनिया गांधी जी ने रखा है। और एक तरफ जहाँ आर्थिक मंदी है, छटनी हो रही है, नौकरियाँ कम हो रही हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस समय सरकार लोगों की जेब पर और चाकू चला रही है। ये लगातार तेल और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? आज समय है राहत देने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम गिर गए हैं तो उसकी राहत जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो छूट आगे तक देनी चाहिए। उसके बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, आप दुगना बोझ डाल रहे हैं। और जो हमारे ट्रक हैं, जो जिनसे हमारा सप्लाई होता है, वो भी सब खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। तेल और पेट्रोल की डीजल बढ़ते ही फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, गरीबों के पहुंच से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, करोड़ों लोग वापस गरीबी के शिकंजे में फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो, उनको फ्री अनाज मिले, नरेगा के दिन 100 के 200 कर दिए जाएं और शहरों में भी नरेगा के पैटर्न पर कोई ना कोई रोज़गार की स्कीम हमें चलानी चाहिए। ये काम केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और ये साल कोई बड़ा अद्भुत साल है, क्योंकि इस वर्ष एक तरफ टिड्डी का यहाँ पे प्रकरण हुआ, साइक्लोन हिंदुस्तान में आया, कई बार भूचाल अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं, कोरोना ऊपर से आ रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएं और ऐसी खबरें सामने आई कि इस साल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। उसके बावजूद आज चीन ने जो तनाव पैदा किया हुआ है बॉर्डर पर, उस पर जो मनमोहन सिंह जी ने कल कहा और जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि हम हमारे वीर सैनिकों की शहादत पर नमन करते हैं, हमें फ़ख्र है कि हमारे देश से ऐसे सैनिक निकले हैं जो अपनी जान की परवाह करे बिना मातृभूमि के लिए अमर होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हैं। पूरी सेना के साथ, पूरे सैनिकों के साथ पूरा देश और हमारी पार्टी हमेशा थे और खड़े रहेंगे। लेकिन ये सवाल अगर पूछा जाता है, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए केंद्र की सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बाद पीएमओ को उसको क्लैरिफाई करना पड़ा और चीन की मीडिया उस बयान को इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा असमंजस पैदा करने वाली स्थिति है और अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक यथास्थिति क्या है। अगर हमें स्टेटस को वापस लाना है, मतलब उसमें छेड़छाड़ हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा कि शब्दों का खेल कर कर वास्तविकता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। भारत की सीमाएं, उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई राजनीति कर कर हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को अगर कोई चैलेंज करेगा तो पूरा देश मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका खुलासा करना चाहिए। और जो आज असमंजस पैदा हुआ है एलएसी को लेकर, यथास्थिति को लेकर, स्टेटस को लेकर, उस पर केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से अपना बयान जारी करना चाहिए।